Hello and welcome to Hope Tushant Yadav. I hope you are in best of your health and spirit. This is the Indian Economy Full Course. We are on unit number 6 Open Economy and this is lecture number 3. अभी तक हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए और बहुत कुछ हमने वहां पर समझ भी लिया। वहां पर हमने समझा था कि डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन में क्या बेसिकली अंतर है, एप्रिसिएशन एंड रीवैल्यूएशन में क्या फर्क होता है, स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी क्या होता है। साथ में ये समझा था कि कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी होती क्या है, कितनी इजीली आप डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करवा सकते हो, यही होता है कन्वर्टिबिलिटी। और वहां पर हमने फेरा और फेमा की बात की थी। फेरा में क्या बात की थी कि करंट अकाउंट हो चाहे कैपिटल अकाउंट हो, कोई भी कन्वर्टिबिलिटी अलाउड नहीं है। फेमा में क्या था कि आप करंट अकाउंट में कन्वर्ट करवा सकते हो, अलाउड है, अनटिल रिस्ट्रिक्टेड, जब तक आपको मना ना किया जाए, एंड कैपिटल अकाउंट में रिस्ट्रिक्टेड है जब तक आपको अलाउ ना किया जाए। तो ये बातें हमने की थी। वहां पर हमने क्रिमिनल ऑफेंस को सिविल ऑफेंस बना दिया था फेमा में, साथ में नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस को कंपाउंडेबल बना दिया था। फेरा में जेल हो सकती थी आपको, यहां पर केवल पेनल्टी देकर भी आप छूट सकते हैं। तो ये सारी बातें हमने वहां पर की थी। तो बेसिकली हमने कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी की बात की थी कि हाउ इजिली डोमेस्टिक करेंसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फॉरेन करेंसी। तो यहां पर हमने 3 केसेस की बात कर सकते हैं यहां पे कि नो कन्वर्टिबिलिटी, यानी करंट अकाउंट हो चाहे कैपिटल अकाउंट हो, आप कन्वर्टेबल करवा ही नहीं सकते हो। एक्सट्रीम, एक एक्सट्रीम ये हो गया। दूसरा एक्सट्रीम क्या हो सकता है, फुल कन्वर्टिबिलिटी, यानी कैपिटल अकाउंट हो चाहे करंट अकाउंट हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, आप आराम से आओ अपनी करेंसी को कन्वर्ट करवाओ। डोमेस्टिक लोग हों चाहे बाहर वाले लोग हों, कोई भी लोग हों, अपनी करेंसी को कन्वर्ट करवा सकते हैं जिसमें भी चाहें। फॉरेन करेंसी को डोमेस्टिक में करवा सकते हैं, डोमेस्टिक को फॉरेन में करवा सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इंडिया इन दोनों में सब कोई भी नहीं है। तो इंडिया एकदम मिडिल पाथ बुद्धा अप्रोच लेकर चल रहा है। क्या है हमारा, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है, यानी हमने करंट अकाउंट में कन्वर्टिबिलिटी जो है वो अलाउ कर रखी है अनटिल रिस्ट्रिक्टेड, एंड कैपिटल अकाउंट में हमने प्रोहिबिट कर रखी है अनटिल अलाउड, ये बात कर रखी है। दैट मींस कि देयर आर 2 गोल्डन रूल्स एंड प्रिंसिपल फॉर फेमा, ये याद करके चलिएगा आप। दैट मींस कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर परमिटेड अनलेस अदरवाइज प्रोहिबिटेड एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर प्रोहिबिटेड अनलेस अदरवाइज परमिटेड, ये बात आप याद करके चलिएगा। ठीक है भाई, इसका मतलब हम पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी की तरफ अभी हैं, इस स्टेज पर हैं हम पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी के। तो यहां पर इशू एक उठता है, एक डिबेट उठता है बेसिकली कि क्या हमें पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी से शिफ्ट होकर फुल कन्वर्टिबिलिटी की तरफ चले जाना चाहिए, ये इशू उठता है। इस पर कुछ लोगों ने सपोर्ट में आर्गुमेंट्स दिए, कुछ लोगों ने अगेंस्ट में आर्गुमेंट्स दिए, दोनों को समझना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब सवाल यह है कि शुड इंडिया गो फॉर फुल कन्वर्टिबिलिटी, सवाल यह है कि क्या इंडिया को पूरी तरह से कन्वर्टेबल हो जाना चाहिए, फुल कन्वर्टिबिलिटी की तरफ चले जाना चाहिए। तो सवाल यह है, उसका जवाब हम दोनों पक्षों को देखकर समझते हैं। आर्गुमेंट्स इन सपोर्ट, जो सपोर्ट में है वो कुछ बात कह रहे हैं। सपोर्ट में ये बात वो कह रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विल इंक्रीज। तो अगर आप फुल अकाउंट, फुल कन्वर्टिबिलिटी अलाउ कर दोगे, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अलाउ कर दोगे, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएंगी। तो करंट अकाउंट की बात कर नहीं रहे हैं क्योंकि करंट अकाउंट में तो अवेलेबल है, आप करवा सकते हो। हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो क्या कैपिटल अकाउंट में फुल्ली तरह से कन्वर्टेबल अगर हो जाए तो क्या होगा भाई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे इंडिया में, और उसकी वजह से कई इंपैक्ट पड़ेगा, वो हम इंपैक्ट समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अभी तक क्या है, अभी तक अगर आप समझें तो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि अगर कैपिटल अकाउंट की बात करें, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए आप कि भाई करंट अकाउंट ये है, कैपिटल अकाउंट ये है। तो करंट अकाउंट में बैलेंस ऑफ ट्रेड था, बैलेंस ऑफ इनविजिबल था, कैपिटल अकाउंट में लोन था एंड इन्वेस्टमेंट था जिसमें एफडीआई था, एफपीआई था एंड बैंकिंग था। ये आपने पिछली क्लास में देखा था और ये चार्ट मैंने आपको बनाने के लिए भी बोला था, थोड़ा सा जूम करके आप देख लीजिए। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ इनविजिबल, लोन, इन्वेस्टमेंट एंड बैंकिंग, ये कैपिटल अकाउंट के पार्ट है, ये करंट अकाउंट के पार्ट है। ठीक है, यहां से आगे चल रहे हैं। तो मैंने आपको फेमा में बताया भी था कि अभी क्या है कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के नाम का जो पैसा आता है, यानी जो अभी समझो कि जो प्राइवेट सेक्टर बाहर से लोन लेता है उसको हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बोलते हैं। उसमें आरबीआई ने सीलिंग लगा रखी है कि $750 मिलियन से ज्यादा का लोन आप नहीं ले सकते हो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के नाम पर, आप इससे ज्यादा पैसा नहीं ला सकते हो इंडिया में। दैट मीन्स कि कैपिटल अकाउंट में यहां तक अलाउड है, इसके बाद रिस्ट्रिक्टेड है, यहां तक अलाउड है, इसके बाद रिस्ट्रिक्टेड है। दैट मींस कि ओवरऑल तो रिस्ट्रिक्टेड है, बस इतना लाने की बात की है, इतना ला सकते हो। लेकिन इससे क्या है कि अगर कोई 1000 लाना चाहे, कोई बिलियन में लाना चाहे, कोई ट्रिलियन में लाना चाहे तो क्या होगा, ट्रिलियन में तो कोई लाएगा नहीं, लेकिन अगर लाना चाहे तो क्या ला सकता है, नहीं ला सकता है अभी इस सिचुएशन में। तो कहा गया कि अगर इसको ओपन कर दिया जाए तो खूब ढेर सारा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के नाम का पैसा आएगा। जैसे अगर एफपीआई की बात करें, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होते हैं, इन्वेस्टर्स जो होते हैं, बात करेंगे अभी एफडीआई एफपीआई दोनों की बात करेंगे। तो एफपीआई अभी प्रेजेंट डे में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 5% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है और कॉर्पोरेट बॉन्ड में 20% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। तो अगर ये रिस्ट्रिक्शंस हटा दी जाए तो खूब ढेर सारा एफपीआई भी आएगा, खूब ढेर सारा एफडीआई भी आएगा, खूब ढेर सारा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के नाम का पैसा भी आएगा। दैट मींस कि खूब ढेर सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा। समझ गए इस चीज को? तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से अभी रिस्ट्रिक्शंस हैं और अगर इनको रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा, खूब ढेर सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा।
अगर समझिए इस चीज को, खूब ढेर सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा तो उसका एक फायदा क्या होगा, जब इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा उसकी वजह से इंडस्ट्रीज, एफडीआई आएगा तो इंडस्ट्रीज बनाएगा तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो हमारी जीडीपी का ग्रोथ रेट होगा, लोगों का काम मिलेगा, रोजगार होगा उनके पास तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। पहले खुशी वाली बात ये हो गई। दूसरी बात, जब इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगा। अगर जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रहा है तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा। दैट मींस कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर आएगा तो कुछ फायदे तो हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा इंक्रीज होगा। अच्छा, ये फायदे हैं, तो इस फायदे का क्या कोई एग्जांपल है प्रेजेंट डे में? बिल्कुल एग्जांपल है। अगर आप 2003 से 2008 का पीरियड देखें, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट का ये पीरियड है, उस समय खूब ढेर सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में खूब ढेर सारा आया था। उसकी वजह से क्या हुआ, आप जीडीपी ग्रोथ रेट अगर उस समय का देखेंगे तो कम से कम 8%, 9% ऐसे जीडीपी तेजी से ग्रो कर रही थी। तो जीडीपी बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी उस समय। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब बढ़ता है तो जीडीपी की ग्रोथ रेट बढ़ती है। ये पीरियड इसका सबूत है, एग्जाम्पल है। ये हमने समझा था और इसकी वजह से हमने पिछली क्लास में ये चीज समझी थी कि जब बहुत ढेर सारा फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो हुआ था, उसकी वजह से डॉलर की सप्लाई बढ़ने की वजह से बहुत ढेर सारा एप्रिशिएट हो गया था हमारा मनी, हमारा जो रुपया था, डोमेस्टिक करेंसी थी, उसका एप्रिसिएशन ज्यादा हो गया था, ओवर एप्रिसिएशन हो गया था। ओवर एप्रिसिएशन को हटाने के लिए आरबीआई ने क्या किया था, डीवैल्यूएशन एक्सरसाइज की थी। याद है, मैंने मैनेज फ्लोट एक्सचेंज रेट सिस्टम में आपको ये बात बताई थी कि आरबीआई ने डीवैल्यूएशन किया था। ठीक है भाई, तो इसका मतलब एक जीता जागता प्रमाण तो यही है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब बढ़ता है इंडिया में तो जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ती है। सपोर्ट में आर्गुमेंट है कि इसकी वजह से क्या करिए, आप कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कर दीजिए भाई, कन्वर्टेबल हो जाना चाहिए, फुल कन्वर्टेबल हो जाए हम तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, ये जो सीलिंग लगा कर रखी है, सीलिंग हट जाएगी तो खूब ढेर सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा और जीडीपी ग्रोथ रेट में हमें मदद करेगा। बहुत अच्छी बात है। दूसरा है, इट विल बेनिफिट द इंडियन इन्वेस्टर्स। तो इंडियन इन्वेस्टर्स जो हैं उनको भी बेनिफिट होगा। क्यों भाई? जब इंडियन इन्वेस्टर्स जो हैं वो बेसिकली क्या कर सकते हैं, एक तो पहले वो दोनों मिलकर फॉरेन कैपिटल जो ला रहा है और इंडियन इन्वेस्टर जो हैं वो दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, अपने कैपिटल को एक साइज में ला सकते हैं, पूल कर सकते हैं बेसिकली, और कोई इंडस्ट्रीज, बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी कर सकते हैं, अपना पैसा खूब ढेर सारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में पैसा डाल सकते हैं, कोई इंडस्ट्रीज खड़ी कर सकते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, इट विल बेनिफिट इंडियन इन्वेस्टर्स। तो इनको भी कैपिटल मिलने में आसानी होगी। तो जो इंडियन इन्वेस्टर्स है उसको कैपिटल मिलने में आसानी होगी। दूसरी चीज, इंडियन इन्वेस्टर जो है वो बाहर के स्टॉक मार्केट में भी अपना पैसा लगा सकता है। उसकी वजह से क्या होगा, बाहर अपना पैसा लगाएगा, बाहर किसी को लोन में पैसा दे सकता है। तो बेसिकली कई अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो खुल जाती हैं इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए। तो इसको भी बेहतरीन तरीके से बेनिफिट कर सकता है अगर फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी हो। उससे क्या होगा, इस इंडियन इन्वेस्टर्स को कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा कि आप इतना कन्वर्ट करवाइए, इतना नहीं कन्वर्ट करवा सकते। तो ये बेसिकली रिस्ट्रिक्शन जो है वो हट जाएंगी एंड दैट विल बेनिफिट इंडियन इन्वेस्टर्स। ये सेकंड पॉइंट क्लियर है। तीसरा क्या है, लेस इलीगल फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। तो अगर आपने सीलिंग लगा के रखी है, अब इस चीज को समझो, अगर 750 750 की अगर सीलिंग है, कोई $1000 मिलियन लाना चाह रहा है तो क्या करेगा, बाकी 750 तो वो जो चैनल है, जो ठीक ठाक चैनल है, लीगल चैनल है, उससे पैसा लाएगा। बाकी जो $250 मिलियन है ये हवाला डीलर के थ्रू लाएगा। ये लाना तो है ही ऐसे, तो ये हवाला के थ्रू लाएगा। दैट मीन्स कि हमारी कंट्री में जो है वो इलीगल करेंसी बढ़ेगी। तो अगर हम ओपन इकोनॉमी, ओपन कन्वर्टिबिलिटी की तरफ चले जाएं, फुल कन्वर्टिबिलिटी की तरफ चल जाएं, तो उससे क्या होगा, जो फॉरेन करेंसी है वो आराम से एक्सचेंज हो सकेगी। तो जो इलीगल फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी है वो बेसिकली रिड्यूस हो सकेगी। उससे फायदा क्या होगा, इलीगल फॉर्म का फॉरेन करेंसी कम आएगा इंडिया में, तो उससे इंडिया को फायदा होगा। इंडिया का टैक्स जो है, जब लीगल करेंसी है तो उस पर टैक्स भी मांगा जाएगा, टैक्स मांगा जाएगा तो उससे क्या होगा, इंडियन गवर्नमेंट का रेवेन्यू सोर्स भी बढ़ेगा बेसिकली। तो तीसरा जो है, ये तीन फायदे होंगे, लेस इलीगल फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इट विल बेनिफिट इंडियन इन्वेस्टर्स। तो ये आर्गुमेंट्स दिए गए कि फुल्ली कन्वर्टेबल हो जाना चाहिए। तो कुछ लोगों ने अगेंस्ट में भी आर्गुमेंट्स दिए। अगेंस्ट में आर्गुमेंट्स क्या है, अच्छा मैं आपको एक आर्गुमेंट तो यही बता दूं, 2003 से 2008 के पीरियड में क्या हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ तो जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत तेजी से बढ़ी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2008 में क्या हुआ, 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने सबकी कमर तोड़ दी। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में जिस लोगों ने किया था, वो लोग क्या किए, अपना इन्वेस्टमेंट को जल्दी से डॉलर में कन्वर्ट करवा के, यानी यहां पर जो शेयर्स एंड बॉन्ड्स खरीद के रखे थे एफपीआई लोग, वो अपना बेच बूझ कर सब अपना डॉलर निकाल कर बाहर चले जाएंगे। अरे अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही है तो फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब क्या है, किसकी क्राइसिस है, तो क्या करेंगे भैया, अपना पैसा कन्वर्ट करवाएंगे और अपना लेकर चले जाएंगे। इससे क्या हुआ, डॉलर का आउटफ्लो हो गया।
इंडिया में डॉलर का आउटफ्लो हो गया, डॉलर का आउटफ्लो हुआ तो सप्लाई डॉलर की कम हो गई, लेकिन डिमांड उतनी थी क्योंकि हम इंपोर्ट तो कर ही रहे थे, हमें तो इंपोर्ट में पैसा चाहिए, डॉलर चाहिए, तो डॉलर की इंपोर्ट की जो डिमांड थी वो तो ज्यादा थी, लेकिन सप्लाई कम हो गई। सप्लाई करने से क्या, कम होने से क्या हो गया कि हमारा रुपया जो है वो डेप्रिशिएट हो गया। याद कीजिए डेप्रिशिएशन हो गया बहुत ढेर सारा। जब डेप्रिशिएशन हो गया, वो भी ओवर डेप्रिशिएशन हो गया, तो आरबीआई को फिर जंप इन करना पड़ा और आरबीआई ने रीवैल्यूएशन किया। ये आपको मैंने बताया भी था उस समय पर। तो रीवैल्यूएशन करना पड़ा बेसिकली आरबीआई को। ऐसा क्यों करना पड़ा? डेप्रिशिएशन ज्यादा हो गया तो इंपोर्ट जो है वो कॉस्टली हो गए, और हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, तो अगर इंपोर्ट कॉस्टली हो जाएंगे तो हमारा इंपोर्ट बिल इतना बड़ा आएगा, तो उसके चुकाने के लिए हमें डॉलर चाहिए होंगे, तो बेसिकली आरबीआई को फिर रीवैल्यूएशन की तरफ जाना पड़ा। ये हमने देखा था 2010 से 2013 के पीरियड में आरबीआई ने रीवैल्यूएशन की तरफ आरबीआई गया। तो बेसिकली एक दिक्कत क्या है? एक दिक्कत ये है कि अगर बहुत ढेर सारा फॉरेन कैपिटल आ रहा है तो ये वोलेटाइल बहुत हो जाएगा। अगर हमने फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कर दी तो वोलेटिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। वोलेटिलिटी इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट विल इंपैक्ट द मार्केट एंड द इकोनॉमी, और इस वोलेटाइल नेचर ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, हमारी मार्केट को, हमारी इकोनॉमी को बहुत ढेर सारा इंपैक्ट होगा, एंड इट विल मेक इकोनॉमी वल्नरेबल टू इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसकी वजह से इकोनॉमी में फ्रीक्वेंट इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है, क्योंकि हम बाहर वालों पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, हम डॉलर इनफ्लो एंड आउटफ्लो उस पर हम डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो अगर मैं आपको एक बात कहूं सिंपल टर्म्स में कि पोस्ट 2008 क्योंकि हम पार्शियल कन्वर्टेबल थे, हम फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं थे, तो जब व्हेन मोस्ट कंट्री फेसेस रिसेशन, जब ज्यादातर कंट्री रिसेशन को फेस कर रही थी, इंडिया विटनेस स्लो डाउन, हमें केवल स्लो डाउन का सामना करना पड़ा। जब ज्यादातर कंट्रीज रिसेशन की तरफ जा रही थी जो कि फुल्ली कन्वर्टेबल थी, हम पार्शियल कन्वर्टेबल होने की वजह से हम केवल स्लो डाउन की तरफ गए, बिकॉज वी डोंट हैव कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तो ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है अगेंस्ट में कि भाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इकोनॉमिक क्राइसिस से ज्यादातर वर्नरेबल हो जाएंगे। बात तो ठीक है। दूसरा क्या बताया उन्होंने बताया कि रूमर्स ऑफ क्राइसिस कैन क्रिएट डिजास्टर इन द इकोनॉमी, कि अगर कोई भी क्राइसिस हुई है उसका अगर रूमर फैला दिया जाए तो बहुत ढेर सारा इकोनॉमी में डिजास्टर्स क्रिएट हो सकता है। और इसका एग्जांपल दिया गया कि 1997 में ईस्ट एशियन क्राइसिस हुई थी, और वो सीरियस क्राइसिस थी। क्या थी ईस्ट एशियन क्राइसिस, समझ लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में। ईस्ट एशिया में क्या कौन कौन आते हैं? साउथ कोरिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गए, और बहुत हैं। इनमें क्या होगा, ये जो ईस्ट एशियन इकोनॉमी है इसमें क्या हुआ, तो थाईलैंड में ऑटोमोबाइल एंड स्टील कंपनीज थे, दे फाइल फॉर बैंकरप्सी, वो बैंकरप्ट हो गई, उनका बिजनेस नहीं चल पाया, जिसकी वजह से वो बैंकरप्ट हो गए। अब एक रूमर फैल गया कि ये क्राइसिस हो गई, तो बिगिनिंग ऑफ सडन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल इन थाईलैंड, क्राइसिस स्टार्टेड। तो क्राइसिस क्या हुआ कि थाईलैंड में क्या होने लगा कि बिगिनिंग हो गया कि चलो कैपिटल अकाउंट में लोग क्या करने लगे, अपना डॉलर कन्वर्ट करवा के बाहर भागने लगे, यानी कैपिटल का जो था आउटफ्लो होने लगा, तो डॉलर का आउटफ्लो होने लगा। उसकी वजह से क्या हुआ, एक रूमर फैल गया। रूमर ये फैल गया कि भैया हम कोलैप्स करने वाले हैं, सब लोग अपना अपना पैसा जो है वो कन्वर्ट करवा लो, क्योंकि जो डोमेस्टिक करेंसी होगी वो बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट होने वाली है। क्यों डेप्रिशिएट होने वाली है बाय द वे? क्योंकि डॉलर जैसे ही बाहर जाएगा, डॉलर के कॉन्टेक्स्ट में अगर समझे, डॉलर बाहर जाएगा तो डॉलर की सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो डेप्रिशिएशन हो जाएगा करेंसी का डेप्रिशिएशन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इसकी वजह से लोगों ने क्या करने लगा, अपना अपना जो पैसा है उनका, डोमेस्टिक सेविंग भी थी, कुछ लोग तो ऐसा करने लगे। थाईलैंड ने ये भी किया कि थाईलैंड में फॉरेन जो लेकर आए थे पैसा अपना, वो तो कन्वर्ट करके गए ही, डोमेस्टिक लोग जो थे जिसकी डोमेस्टिक सेविंग थी, उन्होंने भी फॉरेन कैपिटल में उसको कन्वर्ट करवा लिया, ताकि वो जो वैल्यू है वो उनकी सेव रहे। समझ रहे हैं इस चीज को? डोमेस्टिक सेविंग को भी कन्वर्ट करवा लिया गया, तो इसकी वजह से और ज्यादा ये सीरियस क्राइसिस हो गई। तो बिगिनिंग विद द सडन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल इन थाईलैंड, क्राइसिस स्टार्टेड एंड दिस स्प्रेडेड ड्यू टू द इंटरकनेक्टेड इकोनॉमी। तो सारी इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड थी, तो उसकी वजह से स्प्रेड हुआ, क्राइसिस स्प्रेड हुआ। और थाईलैंड में नॉट ओनली फॉरेन कैपिटल वाज गोइंग बट आल्सो द डोमेस्टिक सेविंग वाज आल्सो गोइंग। तो इनको भी चेंज करवा रहे थे, और कोई रोक तो सकता नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारी इकोनॉमी जो थी वो फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी थी, तो पूरी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी थी, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी थी। बेसिकली इसका मतलब ये है कि वो फुल कन्वर्टिबिलिटी की तरफ थे। तो उसकी वजह से ये जो क्राइसिस जो इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की वजह से, फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की वजह से इतनी बड़ी क्राइसिस हो गई। तो इससे हमें ये सीख मिली, अगेंस्ट में आर्गुमेंट्स जिसने भी दिए उसने ये बताया हमें कि पहली बात तो इकोनॉमी जो है वो बहुत वर्नेबल हो जाएगी बाहर के फ्लक्चुएशन से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन से। दूसरी बात, अगर र्यूमर भी फैल गया क्राइसिस का, तो उस क्राइसिस का र्यूमर का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाएगा, और इसका एग्जांपल है ईस्ट एशियन क्राइसिस। तो सपोर्ट में और अगेंस्ट में दोनों आर्गुमेंट्स को देखा गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने सोचा कि चलिए एक कमिटी बनाते हैं और वो स्टडी करेगा इस चीज को। तो कमिटी बनाई गई, तारापुर कमिटी, ये 1997 में बनाई गई और इन 2007 में भी बनाई गई, दो बार बनाई गई। 1997 में तारापुर 1
एंड 2007 में तारापुर 2 कमेटी बनाई गई एंड दिस तारापुर कमेटी वाज ऑन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। उसने ये बताया, तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की बात करें, बेसिकली हम करंट अकाउंट में तो ही है, अलाउड है जब तक रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए, कैपिटल अकाउंट में हम रिस्ट्रिक्टेड है जब तक अलाउ ना किया जाए। तो हम कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की बात करें तो तारापुर कमेटी ने यह बताया कि हम कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की तरफ जा सकते हैं, हम कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की तरफ जा सकते हैं। कंडीशन ये है कि हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनको स्ट्रांग होना चाहिए, उनको स्ट्रांग होना चाहिए। कहने का मतलब ये था कि इकोनॉमी में बहुत कम इन्फ्लेशन होना चाहिए, इन्फ्लेशन 1 to 2% इन्फ्लेशन होना चाहिए, ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। तो रेगुलर पीरियड के लिए, ऐसा नहीं है कि एक समय पर हो गया 1 to 2% या 2 to 3% हो गया, रेगुलर पीरियड के लिए, ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड, लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए इन्फ्लेशन जो होना चाहिए वो लगातार कम होना चाहिए, तब हम जा सकते हैं। ये पहला कंडीशन है। दूसरा उन्होंने बोला कि लो फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए, यानी जो फिस्कल डेफिसिट है हमारा 3% ऑफ जीडीपी से नीचे होना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, याद कीजिए, रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को फाइनेंस करने के लिए हम जो जितना भी गवर्नमेंट लोन लेती है उसको हम फिस्कल डेफिसिट कह रहे थे। देखो रिपीट नहीं करेंगे, थर्ड यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 3 है शायद, है ना, वो देख लीजिएगा आप कौन सा लेक्चर है। यूनिट 3 में मैंने आपको ये बात पूरी पढ़ाई है, पूरे सारे तरह के डेफिसिट वहां पर समझाए हैं। तो यहां पर बात की, तारापुर कमेटी ने ये बोला कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसको एक लिमिट में रहना चाहिए, बहुत ढेर सारा गवर्नमेंट बोरो ना करे, 3% ऑफ जीडीपी से ज्यादा फिस्कल डेफिसिट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप करंट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की तरफ मत जाइए, ज्यादा ही ठीक है। तीसरी बात उन्होंने की कि करंट अकाउंट जो डेफिसिट है, अब ये करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट था एंड कैपिटल अकाउंट था। करंट अकाउंट में जो भी डेफिसिट है वो 1% ऑफ जीडीपी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बेसिकली उससे कम होना चाहिए। तो 1% हो या उससे कम हो करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट में क्या होता है भाई, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमने देखा था और बैलेंस ऑफ इनविजिबल देखा था, यानी दोनों का मिला जुला जो इंपैक्ट है वो सरप्लस में होना चाहिए। अगर डेफिसिट में है भी, अगर हम घाटे में हैं, तो अगर घाटे में है तो 1% ऑफ जीडीपी से ज्यादा घाटे में ना हो तो ठीक होगा। यानी बेसिकली हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, एक्सपोर्ट बहुत कम नहीं होना चाहिए। बेसिकली अगर हम डेफिसिट में हैं भी तो एक लिमिट से ज्यादा डेफिसिट में ना रहें, क्योंकि हमें फिर पैसा बाहर जाकर देना पड़ेगा, बाहर वालों को ज्यादा डॉलर देने पड़ेंगे। तो लोअर जो होना चाहिए करंट अकाउंट डेफिसिट होना चाहिए, बेसिकली 1% और इससे बिलो होना चाहिए जीडीपी के। ये बात आप समझ गए। अच्छा अभी देखें हम, तो अभी प्रेजेंट कंडीशन में तो हम करंट अकाउंट सरप्लस में चले गए हैं, हम 17 सालों में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस में चले गए हैं, वो बात हम करेंगे करंट अकाउंट में, ठीक है। तो ये बात हो गई कि लोअर करंट अकाउंट डेफिसिट। 2018-19 की बात करें तो वहां पर हम 2.1% ऑफ जीडीपी जो था हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था, तो उस समय तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। और फिस्कल डेफिसिट भी अगर हम आज की बात करें तो हमारा 6.8% जो है वो फिस्कल डेफिसिट है ड्यू टू द कोरोना क्राइसिस। तो हम अभी जाने की सिचुएशन में तो बिल्कुल नहीं है, बस ये जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी वो हम पढ़ रहे हैं। चौथा उन्होंने कहा कि जो आपका फाइनेंशियल सेक्टर है वो स्टेबल होना चाहिए, एटलीस्ट इंश्योर कि बैंकिंग सेक्टर तो स्टेबल रहे। बैंकिंग सेक्टर की बात करें, पंजाब महाराष्ट्र वो कोऑपरेटिव बैंक्स वाला फेलियर हो गया, IL&FS क्राइसिस हो गया, हमारे पास नीरव मोदी का, मेहुल चौकसी का इतना क्राइसिस होता है। ओवरऑल अगर हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात करें तो हमारे पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट इतने ज्यादा हैं। तो उन्होंने कहा कि तारापुर साहब ने कहा कि ऐसा कीजिए कि स्टेबल फाइनेंशियल सेक्टर होना चाहिए। जो आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट है हर एक बैंक का, जो भी बैंक का टोटल एसेट है उसके 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी जो भी टोटल एसेट है बैंक का उसके 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसका NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अभी सिचुएशन तो आप देख ही सकते हैं कि अभी सिचुएशन है क्या। तो कहने का मतलब यह है कि ये चारों कंडीशन ही मीट नहीं हो रही है। अगर देखें, अगर प्रेजेंट डे में देखें तो ये करंट अकाउंट चलो सरप्लस में है हम, लेकिन बाकी कंडीशन तो बिल्कुल भी मीट नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हम करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की तरफ नहीं जा सकते हैं। बेसिकली तारापुर कमेटी ने यह कहा कि जिस दिन आपकी मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हो जाएं, बढ़िया हो जाएं, मस्त हो जाएं, आप जरूर बनिएगा कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की तरफ जाइएगा। ये तो वही बात हो गई कि जब आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाए और सिलेबस में भी आपने सिलेबस ढंग से पढ़ा और तैयारी सही से की, जब आपका पूरा तैयार हो जाए तो आप यूपीएससी जरूर क्वालिफाई करोगे। ये तो वही बात हो गई। तारापुर कमेटी साहब ने यही कहा कि जब अपने आप मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा तब आइएगा, हम कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का हम आपको हरी झंडी दे देंगे। तो ये बात हुई, इसकी वजह से फिर हम गए नहीं इस चीज पर, तो हमने फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं करवाया उसको। तो शुड इंडिया गो फॉर फुल कन्वर्टिबिलिटी, ये जो इशू था आपने देखा, सपोर्ट में आर्गूमेंट्स, अगेंस्ट में देखा, और हमने ये भी देखा कि तारापुर कमेटी ने क्या कहा। तो इस मुद्दे को यहीं पर हम खत्म करते हैं। तो कन्वर्टिबिलिटी यहां तक क्लियर है, आपका सब कुछ ठीक है। अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। तो जो हमने वहां पर छोड़ा था बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली बात, अब वो चीजें हम बातें करते हैं। जैसे आपने देखा था कि मैंने आपको समझाया था कि रेवेन्यू अकाउंट होता है और कैपिटल अकाउंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। हमने डोमेस्टिक मार्केट में देखा था, फिस्कल पॉलिसी में हमने ये चीज पढ़ी थी। अगर हम देखें ओपन इकोनॉमी से इस चीज को कंपेयर करके देखें तो ओपन इकोनॉमी में क्या कर रहे हैं, हम गुड्स का इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बात ठीक है। हम जो है इनविजिबल, तो गुड तो विजिबल है ना, गुड तो देख पा रहे हैं आप, विजिबल है,
लेकिन कुछ इनविजिबल्स भी होते हैं। इनविजिबल्स क्या है भाई? इनविजिबल्स ये हो गए कि हम कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, वो इनविजिबल्स हैं। हमारे जो रेजिडेंस हैं इंडिया के, रेजिडेंस क्या है कि एक्स नंबर ऑफ डेज अगर इंडिया में रहा है तो उससे अगर ज्यादा रहा है तो वो इंडिया का रेजिडेंस है। तो अगर 182 डेज का आई थिंक क्राइटेरिया है कि 182 डेज से अगर ज्यादा कोई भी रह रहा है इंडिया में तो वो इंडिया का रेजिडेंस है। अगर 182 डेज से कम रह रहा है तो वो नॉन रेजिडेंस है। सिटीजनशिप की बात नहीं हो रही यहाँ पर, सिटीजन की बात नहीं हो रही यहाँ पर, रेजिडेंस की बात हो रही है। याद रखिएगा, सिटीजन की बात नहीं करें हम, रेजिडेंट की बात करें, ठीक है। तो सर्विस की बात हो गई कि सर्विस का कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। दूसरा हम बात कर सकते हैं कि जो रेजिडेंस है हमारा घर का, यानी 182 डेज जो है वो इंडिया में उससे ज़्यादा ही रहता है इंडिया में। लेकिन अगर बाहर से उसने बाहर, जैसे कि इंडिया का कोई फिल्म स्टार है वो इंडिया में ज़्यादातर रहता है, जैसे कि जैकलीन हो गई, जैकलीन ऑन मी वो अगर इंडिया में रहती है, इंडिया की रेजिडेंस है, और वो श्रीलंका में जाकर अगर कोई काम करे और उसको पैसा मिले, वो जो पैसा मिलता है वो उसकी क्या है, सैलरी टाइप की हो गई। तो वो जो रेजिडेंस होगा उसका जो भी कंपनसेशन टू एम्प्लॉय होगा वो उसको मिलेगा, वो भी हम काउंट करेंगे। एक तरह से उसने सर्विस दी, अपना जो भी एक्टिंग किया उसने, उसने अपनी सर्विस दी, उसको पैसा मिला। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा जो भी होता है इन्वेस्टमेंट का पैसा आ सकता है कि आपने अगर किसी बाहर वाली कंपनी में आपने कुछ शेयर्स खरीद रखे हो तो उसका डिविडेंड आ सकता है। अगर आपने बाहर कोई कंपनी खोल रखी तो उसका प्रॉफिट आ सकता है, डिविडेंड आ सकता है। और जो है बेसिकली कोई भी कैपिटल किसी को लोन में दे रखा है तो इंटरेस्ट आ सकता है उसका। ये सारी चीजें आपके पास आ सकती हैं। तो ये इनविजिबल के पार्ट हैं, ठीक है। तो गुड्स में विजिबल है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, और देखिए नेट में हर चीज देखिएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बोल रहा हूं, नेट में हर चीज देखिएगा। विजिबल में सर्विस का भी नेट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा होगा। यहाँ का जो रेजिडेंस है वो बाहर जाकर पैसा ला रहा होगा बाहर से, तो यहाँ के जो लोग हैं बाहर वाले भी यहाँ पर आके, बाहर का रेजिडेंस यहाँ आके कुछ सर्विस देकर फिर यहाँ से भी पैसा ले जा रहा होगा। सबका नेट इंपैक्ट देखना है। तो यहाँ पर हमेशा एक वर्ड याद रखिएगा जो है वो नेट है। अच्छा, ये बात हो गई। दूसरी चीज हम बात कर सकते हैं कि हम बाहर से लोन भी लेकर आते हैं। बाहर से हम लोन लेकर आ सकते हैं। हम गए IMF से लोन लेकर आए, वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर आ गए, या हम किसी और थर्ड पार्टी से लोन लेकर आ गए, तो हम लोन का पैसा भी लेकर आ सकते हैं, यानी हम डॉलर का पैसा ला सकते हैं। किसी को लोन में पैसा दे भी सकते हैं, तो उसका नेट इंपैक्ट हम देखेंगे, ठीक है भाई। दूसरी चीज हम इन्वेस्टमेंट देखें। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि हम FDI और FPI की बात करेंगे। यहाँ पर FDI और FPI की बात करेंगे। तो FDI क्या है कि हमने कितना बाहर FDI किया, बाहर वालों ने हमारे यहाँ कितना FDI किया, उसका नेट इंपैक्ट कितना होगा। बाहर वालों का पास हमने कितना FPI किया, बाहर वालों ने कितना FPI किया, उसका नेट इंपैक्ट होगा। तो इन्वेस्टमेंट देखेंगे। और साथ में देखेंगे कि बैंकिंग में जो NRI होते हैं, नॉन रेजिडेंस होते हैं, वो कितना अपना यहाँ पर कैपिटल जो है इंडिया में बैंकों में अपनी कितनी सेविंग रखते हैं, तो डॉलर में लाकर बेसिकली सेविंग रखते हैं। ये सारी बातें करेंगे। अब ये सारी बातों को मैंने इस चार्ट में लगाकर आपको एक चीज समझाई। देखो, इसको ढंग से समझो। करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, तो दो अकाउंट है। करंट अकाउंट यानी चालू खाता। चालू खाता का मतलब बात कर रहे हैं हम बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी बैलेंस ऑफ विजिबल की बात करें। केवल गुड्स की बात कर रहे हैं, सर्विसेज की बात नहीं कर रहे हैं। विजिबल जो है उसको हम बोलेंगे, उसमें जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में आएगा उसको हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो भी नेट आएगा उसको हम बोल रहे हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। समझे इस चीज को। बैलेंस ऑफ इनविजिबल, यहां पर क्या क्या होगा, नेट सर्विस का एक्सपोर्ट। जितना सर्विस का एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, तो सर्विस का इंपोर्ट कर रहे होंगे और सर्विस का एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, तो नेट में कुछ आ रहा होगा, नेट में जो भी आ रहा है वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से कितना पैसा लेकर आ रहे हो नेट में, कि यहां से भी जा रहा होगा वहां से भी आ रहा होगा, तो कितना नेट में कितना आया, उसमें क्या क्या जोड़ेंगे हम। नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, यानी अगर इंडिया का कोई रेजिडेंस है, मैंने आपको जो बात बताई यहां पर रेजिडेंस वाली बात याद रखिएगा। इंडिया का रेजिडेंस है, बाहर जाकर उसने अपनी सर्विस दी, उसने अपना कुछ काम किया, वो पैसा लेकर आया, यहां पर वो पैसा लेकर आया, तो उसको बोलते हैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय को कंपनसेशन मिला है बेसिकली उसकी सर्विस का, तो नेट में कितना मिला है वो यहां पर जोड़ेंगे। दूसरा नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इनकम, ये दोबारा भी समझ में आएगा। यहां पर मैंने प्रॉफिट की बात की, इंटरेस्ट की बात की और डिविडेंड की बात की, ये आपको मैंने अभी यहां पर समझाया भी था। एंड तीसरा फैक्टर है नेट ट्रांसफर। नेट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर पेमेंट समझ गए थे आप। सब्सिडीज जो है वो ट्रांसफर पेमेंट है, वन वे पेमेंट है। जैसे ग्रांट आपने दे दिया, पैसा आपने दे दिया अनुदान में, उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के रूप में पैसा नहीं मांगते हैं। तो यहां पर नेट ट्रांसफर पेमेंट की बात करें तो दो तरीके से नेट ट्रांसफर पेमेंट है। एक नेट ऑफिशियल ट्रांसफर है। नेट ऑफिशियल ट्रांसफर का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे कि कोई फॉरेन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट को उसने कुछ ग्रांट में पैसा दिया, ये क्या है, ऑफिशियल ट्रांसफर हुआ ना। गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसको पैसा मिला, ग्रांट का पैसा मिला, तो ये क्या है, नेट ऑफिशियल ट्रांसफर है। नेट का क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट भी किसी और गवर्नमेंट को, नेपाल गवर्नमेंट को लेट से ग्रांट में पैसा दे रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट के पास लेट से 100 रुपए आए ग्रांट का, इंडियन गवर्नमेंट ने 30 रुपए किसी और को ग्रांट में पैसा दे दिया, तो नेट में हमारे पास 70 जो है वो ग्रांट का पैसा आ गया। नेट का मतलब आप समझ रहे हैं, बिल्कुल बात ठीक है। अच्छा, यहां पर बात करें कि नेट प्राइवेट
ट्रांसफर। तो जब ऑफिशियल स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जब ये काम कर रही थी, ट्रांसफर हो रहा था, ग्रांट मिल रहा था, तो वो था नेट ऑफिशियल ट्रांसफर। प्राइवेट ट्रांसफर क्या हो सकता है, समझना इस चीज को। प्राइवेट ट्रांसफर क्या होगा, जब नॉन रेजिडेंस इंडियन, जो नॉन रेजिडेंस है, वो अपने रेजिडेंस इंडियन को पैसा भेजता है। अब ये क्या बात होगी, एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल से ये बात हुई, समझिए मैं 182 डेज से कम रहता हूं इंडिया में, इसका मतलब क्या हूं, मैं एनआरआई हूं, लेकिन मेरी फैमिली तो यहीं रहती है, मेरी फैमिली परमानेंट यहीं रहती है। तो मेरी फैमिली क्या है, रेजिडेंस है। तो अगर मेरी फैमिली इंडिया की रेजिडेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर समझिए यूएसए में रहता हूं और यूएसए में कुछ पैसा कमाता हूं, लेट्स से $100 जो है वो यूएसए में मैंने कमाया, तो मैंने अपने घर वालों को $60 भेज दिए। तो ये जो पैसा आया, तो क्या घर वालों से मैंने ये कहा कि घर वालों तुम मुझे कुछ सर्विस दो तभी मैं पैसा भेजूंगा, नहीं ना, ये ट्रांसफर पेमेंट है, ये ट्रांसफर पेमेंट है। और ये प्राइवेट क्यों है, क्योंकि हम और आप जैसे इंडिविजुअल कर रहे हैं, तो ये नेट प्राइवेट ट्रांसफर है। तो नेट प्राइवेट ट्रांसफर का मतलब है कि नॉन रेजिडेंस इंडियंस जो हैं वो अपने रेजिडेंस इंडियन को जो पैसा भेज रहे हैं वो नेट प्राइवेट ट्रांसफर है। हम रेमिटेंस को समझेंगे, रेमिटेंस केवल ये नहीं है, अभी हम समझेंगे रेमिटेंस को पूरा कंप्लीटली समझेंगे, आप इतना समझो। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई। तो नेट ट्रांसफर क्लियर है, नेट सर्विस एक्सपोर्ट क्लियर है, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्लियर है, यानी आपको बैलेंस ऑफ इनविजिबल क्लियर है। तो अगर हम टोटल पूरा देखें, टोटलिटी में लेट्स से 100 का इंपोर्ट है और 120 का एक्सपोर्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि -20 का 120 का एक्सपोर्ट यानी $20 का हमारे पास बैलेंस ऑफ इनविजिबल आया। इसको BOI भी बोल सकते हैं, बैलेंस ऑफ इनविजिबल आया, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। तो करंट अकाउंट की बात कर ली हमने, अब हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या होगा, लोन होगा, पहला लोन होगा जिसमें होगा नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस की बात करेंगे, शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट की बात करेंगे और नेट कमर्शियल बोरोविंग की बात करेंगे। जब हम कैपिटल अकाउंट पूरा पढ़ेंगे तो ये तीनों की बात करेंगे वहां पर। फिर वहां पर हम दूसरी बात करेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैसे आ सकता है, FDI के रूप में आ सकता है और FPI के रूप में आ सकता है। फिर हम बात करेंगे बैंकिंग की, जिसमें हम नेट बैंकिंग कैपिटल के बारे में बात करेंगे, ये सारी बात करेंगे। तो मान लीजिए कि करंट अकाउंट में मान लीजिए डेफिसिट आ गया, करंट अकाउंट में ये सब कैलकुलेट किया आपने, ये दोनों चीजें कैलकुलेट की और इसका जो इंपैक्ट पड़ा वो डेफिसिट हो गया। यहां पर $20 प्लस में आ रहा था, लेट से -$30 का बैलेंस ऑफ ट्रेड है, इसका मतलब -$10 का करंट अकाउंट है। यानी करंट अकाउंट सरप्लस में है कि डेफिसिट में है, अगर डेफिसिट में है तो उसको क्या बोलेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट है हमारा। मान लीजिए लोन का पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट का पैसा आ रहा है, बैंकिंग का पैसा आ रहा है और कुछ जा भी रहा होगा, नेट में लेट्स से $20 का हमारे पास नेट में पैसा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा कैपिटल अकाउंट जो है वो सरप्लस है, ठीक है। इन दोनों का इंपैक्ट क्या होगा, इन दोनों का मिला जुला इंपैक्ट होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। कितना आया भाई, +$10 का बैलेंस ऑफ पेमेंट है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट प्लस में है तो इसका मतलब क्या है, सरप्लस में है। तो जो भी सरप्लस में पैसा आ गया तो वो क्या करेगा, RBI अपने फॉरेक्स रिजर्व में डाल लेगा। लेट्स से $10 जो है उसने अपने फॉरेक्स रिजर्व में डाल लिए, तो जब बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव होगा तो RBI का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी बढ़ेगा। हो सकता है निगेटिव में आ जाए, निगेटिव $10 आ जाए तो क्या होगा भाई, RBI का जो है वो $10 निकाल के RBI को देना पड़ेगा, इसका मतलब उसका फॉरेक्स रिजर्व जो है वो कम हो जाएगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर सरप्लस में है तो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर डेफिसिट में है तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व बेसिकली घटता है। बात समझ गई, चलिए भाई अगर ये आप समझ गए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या, it's a systematic record of all economic transaction made between the residents and non-residents of a country for a specific time period, usually a year. Residents and non-residents of a country for a specific time period, usually a year. इसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए और ये सवाल लगाने की कोशिश कीजिए। ये 2013 में पूछा गया था यूपीएससी प्री। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ व्हाट, all import export transaction of a country during a given period of time, normally a year, good exported from a country during a year, economic transaction between government of one country to another, capital movements from one country to another। क्या होगा भाई इसका, समझ गए आप, all import and export transaction of a country during a period given period of time, usually a year। एक साल की बेसिकली हम बात करते हैं, फाइनेंशियल ईयर की बात कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये आप दोनों डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट की। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आप समझ गए। अब हम क्या कर रहे हैं, 1 बाय 1 करके अब हम पूरा करंट अकाउंट पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको पढ़ा तो दिया है, एक बार फिर से देख लेते हैं करंट अकाउंट, उसमें कितना डेफिसिट है, पूरा हम ग्राफिकल एनालिसिस कर लेते हैं। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे करंट अकाउंट में, तो कैपिटल अकाउंट में। तो करंट अकाउंट समझ के हम चलते हैं कैपिटल अकाउंट की तरफ। तो करंट अकाउंट की बात करते हैं। करंट अकाउंट मतलब इस अकाउंट की बात करें, यहां पर चलते हैं करंट अकाउंट में। चलिए बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें तो कुछ एग्जांपल 2018-19 का अगर एग्जांपल लेकर आप समझें तो हमने एक्सपोर्ट किया $330 बिलियन का और इंपोर्ट किया हमने $510 बिलियन का। तो हमको बेसिकली इंपोर्ट हमने ज्यादा कर लिया, एक्सपोर्ट हमने कम किया, तो हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो डेफिसिट हो गया। कितना डेफिसिट हो गया, -$180 बिलियन का हमें डेफिसिट हो गया, ठीक है भाई। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, नेगेटिव आ गया। बैलेंस ऑफ इनविजिबल दूसरा पार्ट है करंट अकाउंट का, इसमें क्या क्या है,
नेट सर्विस एक्सपोर्ट, नेट सर्विस एक्सपोर्ट में हमने देखा कि हम नेट में प्लस में है, प्लस 82 बिलियन डॉलर में है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड देखें तो माइनस 28 बिलियन डॉलर में है हम, जिसमें आप देखेंगे नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय होता है और नेट इन्वेस्टमेंट इनकम होता है, ये आपने देखा। और अगर आप नेट ट्रांसफर की बात करेंगे तो हम प्लस 70 बिलियन डॉलर थे, जिसमें नेट ट्रांसफर में क्या देखेंगे, नेट ऑफिशियल ट्रांसफर और नेट प्राइवेट ट्रांसफर। एक बात याद रखिएगा, जो भी हमारा नेट ऑफिशियल ट्रांसफर होता है वो बेसिकली नेट प्राइवेट ट्रांसफर से कम ही होता है, यानी ऑफिशियल ट्रांसफर जो होता है वो प्राइवेट ट्रांसफर से कम ही होता है। ऑफिशियल ट्रांसफर में क्या इस ट्रांसफर पेमेंट में क्या आ सकता है, रेमिटेंस आता है, गिफ्ट्स आते हैं, ग्रांट्स आते हैं, डोनेशन आता है। हम इस चीज को समझेंगे, रेमिटेंस को हम पूरा समझेंगे अभी चल के, ठीक है भाई। तो अगर इन तीनों का कंपैरिजन, इन तीनों को पूरा देखा हमने तो ये पता चला कि बैलेंस ऑफ इनविजिबल जो है वो हमारा प्लस 124 बिलियन डॉलर का है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड माइनस 180 है, 124 बिलियन डॉलर का हमारा बैलेंस ऑफ इनविजिबल है, यानी हम करंट अकाउंट डेफिसिट में है। कितना डेफिसिट में है, माइनस 57 बिलियन डॉलर, माइनस 57 बिलियन डॉलर का हमारा करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट है, CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट। इसी डेफिसिट के बारे में बात कर रहा था तारापुर कमेटी, कह रहा था कि इसको 1% ऑफ जीडीपी से नीचे होना चाहिए। अभी कितना दिख रहा है आपको, 2018-19 में 2.1% ऑफ जीडीपी आपको दिख रहा है, ठीक है। ये करंट अकाउंट की बातें हो गई। करंट अकाउंट में ये चार्ट आप देखिए तो ईयर ऑन ईयर का बेसिस पे आप देखिए, 2011 में करंट अकाउंट जो था हमारा, एक मिनट मुझको पेन चेंज करने दी, 2011 में जो था वो माइनस 4.30% था, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट में थे हम। फिर माइनस 4.80 करंट अकाउंट डेफिसिट में है, तभी हम नेगेटिव में है। नेगेटिव का मतलब साइन ही बता रहा है कि हम डेफिसिट में हैं। 1.7% ऑफ जीडीपी, 1.3%, 1.1%, 0.6%, 1.8%, 2.1% ऑफ 2018 में बता रहा था ना, 2018 में 2.1%, 2019 में 0.9% और 2020 में 3.1% सरप्लस में, यानी हम करंट अकाउंट जो है हम सरप्लस में चले गए, CAS, करंट अकाउंट सरप्लस में चले गए। तो अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें, आप ये चार्ट है, ठीक है, ईयर ऑन ईयर आपका ये चार्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एनालाइज करें तो पिछले 17 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि हम करंट अकाउंट सरप्लस में गए हैं। पिछले 17 सालों में सब पहली बार हुआ है कि हम करंट अकाउंट सरप्लस में गए हैं। बेसिकली कहने का मतलब है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ इनविजिबल का एक कंबाइंड इंपैक्ट लें, उसकी वजह से हम सरप्लस में गए हैं, क्योंकि हमारा इंपोर्ट कम हो गया कोविड क्राइसिस की वजह से, और इंपोर्ट कम हो गया उसकी वजह से हमारा इंपोर्ट जो बिल है वो कम होने की वजह से हम बेसिकली करंट अकाउंट सरप्लस में आ गए। तो ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, ठीक है। तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में हमने बात कर ली। अब हम रेमिटेंस की बात करते हैं। रेमिटेंस की अगर हम बात करें तो रेमिटेंस केवल नेट प्राइवेट ट्रांसफर नहीं होता है जो नॉन रेजिडेंस इंडियन रेजिडेंस इंडियन को भेजता है। समझना इस चीज को, नेट प्राइवेट ट्रांसफर एंड नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, ये दोनों का मिला जुला इंपैक्ट होता है नेट रेमिटेंस। तो नेट रेमिटेंस क्या होता है कि नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, ये क्या था, बाई रेजिडेंस। तो रेजिडेंस ने कितना कंपनसेशन टू एम्प्लॉय करके पैसा घर में लाया, इंडिया में पैसा लाया, और बाहर वाले नॉन रेजिडेंट्स ने इंडिया वाले रेजिडेंट्स को कितना पैसा भेजा, ये दोनों का इंपैक्ट है। ये दोनों का इंपैक्ट, इन दोनों को क्यूमुलेटिव बोलते हैं हम नेट रेमिटेंस। आपने पहली बार ये सुना है या आप पहले बार ये पढ़ रहे हैं या पहली बार से पहले, मतलब पहले भी पढ़ चुके हैं या पहली बार आप जान रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेट रेमिटेंस है क्या? आपने नेट रेमिटेंस क्या देखेंगे, जो अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड देख रहे थे उसका जो पहला कंपोनेंट था नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, वो रेजिडेंस जो लेकर पैसा आ रहा था। अगर जैकलीन फर्नांडिस श्रीलंका जा रही थी तो वो श्रीलंका से, वो इंडिया की रेजिडेंस है, श्रीलंका से कुछ पैसा लेकर आई, लेट से $20 पैसा लेकर आई, अच्छी बात है। ये क्या, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय बाय रेजिडेंस। लेट से मैं यूएसए में हूं और मैं यूएसए में रहता ही हूं, परमानेंट वहीं रहता हूं, 182 डेज से कम इंडिया में रहता हूं, बाहर में ही, मैं बाहर ही रहता हूं। तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपने घर वालों के यहाँ पैसा भेजूंगा, मैं अपनी मम्मी को पैसा भेजा, मैंने अपनी मम्मी को $60 पैसा भेजा, तो टोटल जब मिला लोगे ये रेमिटेंस है, ये रेमिटेंस है। इंडिया रेमिटेंस में नंबर 1 पे आता है, ठीक है। और इसका रीजन क्या है कि ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो हम लाते ही हैं, हमारे जो नॉन रेजिडेंस इंडियन है वो खूब ढेर सारा पैसा नेट प्राइवेट ट्रांसफर के नाम का इंडिया में भेजते भी हैं। सो टोटल फॉरेन करेंसी रिसीव बाय इंडियन हाउस होल्ड्स, ये क्या है, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय जो रेजिडेंस लाते हैं, नेट प्राइवेट ट्रांसफर जो नॉन रेजिडेंस इंडियन रेजिडेंस को भेजते हैं। आई होप कि आपको रेमिटेंस अब समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। अच्छा यहां पर देखिए, तो करंट अकाउंट में करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, समझते हैं। ये ओपन इकोनॉमी में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है और इंडियन इकोनॉमी में फिस्कल डेफिसिट चल रहा है या नहीं चल रहा है? चल रहा है, बिल्कुल बात ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी में फिस्कल डेफिसिट चल रहा है और ओपन इकोनॉमी में करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है। ये दोनों डेफिसिट को अगर मिला दो तो इसको बोलते हैं हम ट्विन डेफिसिट।
क्या बोलते हैं भाई, ट्विन डेफिसिट। ठीक है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट इज क्यूमुलेटिव कॉल्ड ट्विन डेफिसिट। ये देख लो भाई, तो अगर मैं यहां पे आपसे एक सवाल पूछूं कि करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में कौन ज्यादा सेंसिटिव है, तो भाई आप सोच कर बताओ कमेंट बॉक्स में, ये पढ़ना नहीं अभी, सोच कर बताओ कि कमेंट बॉक्स में कि करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में कौन सा ज्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब ये है किसके ज्यादा चेंज होने से ज्यादा इंडिया की गवर्नमेंट को इंपैक्ट पड़ेगा, ज्यादा दुख होगा, उसको ज्यादा परेशानी होगी। तो इंडियन गवर्नमेंट को करंट अकाउंट डेफिसिट के बढ़ने से ज्यादा परेशानी होगी या फिस्कल डेफिसिट के बढ़ने से ज्यादा परेशानी होगी? ऐसा सवाल मैं आपको यूनिट नंबर 3 में पूछा था एक बार कि रेवेन्यू अकाउंट डेफिसिट हो या हमारा जो है फिस्कल डेफिसिट हो, तो रेवेन्यू अकाउंट डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट में कौन ज्यादा सेंसिटिव है? वहां पर ये सवाल पूछा था मैंने आपको, यहां पर ये सवाल है मेरा कि करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में कौन ज्यादा सेंसिटिव है, बताइए भाई। आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिस्कल डेफिसिट में क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट में जब इंडिया को घाटा होता है तो इंडिया क्या करता है, बोरो करता है, इंडियन गवर्नमेंट बोरो करती है। बोरो बेसिकली क्या कर सकती है, डोमेस्टिक मार्केट से बोरो कर सकती है, यानी हम रुपया में ही हम क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। लेकिन जब भी हमें करंट अकाउंट डेफिसिट होगा और हमारी अगर फॉरेक्स रिजर्व में पैसा नहीं है तो इंडियन गवर्नमेंट को बाहर वाली गवर्नमेंट से जाकर डॉलर पैसा, लोन में पैसा लाना पड़ेगा। आई होप कि आप समझ रहे हैं। तो करंट अकाउंट डेफिसिट यानी पड़ोसी से जाकर पैसा मांगना पड़ेगा। फिजिकल डेफिसिट यानी घर में ही थोड़े अपने भाई बहनों से पैसा मांग लेंगे। तो इसमें प्रॉब्लमेटिक क्या है, पड़ोसी से पैसा मांगना ज्यादा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि घर में जो लोग हैं वो तो दे देंगे क्योंकि उनका ट्रस्ट है, पड़ोसी पैसा नहीं देगा आपको, पाकिस्तान से पैसा मांग के आओ। ऑफ द टू बोथ आर बिलीव टू बी नेसेसरी इविल, दोनों इविल है, करंट अकाउंट डेफिसिट हो या फिजिकल डेफिसिट हो, दोनों इविल ही हैं। बट बिटवीन द टू करंट अकाउंट डेफिसिट इज बिलीव टू बी मोर सेंसिटिव as it would require borrowing in the foreign currency, whereas fiscal deficit can be met through printing of new currency and दो इट हैव इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट इन द इकोनॉमी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट होगा। तो इकोनॉमी में अगर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी की वजह से मोनेटाइज्ड डेफिसिट है, हम प्रिंटिंग नई करेंसी को प्रिंट करके अपना डेफिसिट फाइनेंस कर रहे हैं, वर्स्ट कंडीशन में फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस कर रहे हैं, तो भी उसका इंपैक्ट क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा इकोनॉमी में। लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट अगर हुआ तो हमें फॉरेन करेंसी का लोन लेना पड़ेगा और उसको चुकाना पड़ेगा। और आईएमएफ जब पैसा देता है तो वो कंडीशंस भी रखता है, तो ऐसे पैसा नहीं देता है, कंडीशनरी पैसा देता है। हम समझेंगे जब हमारे यहाँ जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आई है, 3 बार आई है इकोनॉमी में हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, और हमने उसको कैसे फाइट किया है हम समझेंगे अभी थोड़ी देर में। अच्छा, हम यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें, अगर गुड्स की बात करें तो बिफोर कोरोना क्या था भाई, किसमें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे? तो अगर आप देखें गुड्स का इंपोर्ट देखें, किसका इंपोर्ट कर रहे थे हम, पेट्रोलियम का इंपोर्ट कर रहे थे जिसमें क्रूड ऑयल 22% था। गोल्ड का इंपोर्ट करते हैं हम, पर्ल, प्रीशियस, सेमी प्रीशियस स्टोन्स का करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का करते हैं, कोल, कोक एंड इसका करते हैं, ये सारे हम इंपोर्ट करते हैं बेसिकली। अदर नोटेबल जो हैं वो आप देख लीजिएगा। और एक्सपोर्ट किसका करते हैं हम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी करते हैं 14%, जैसे कि पेट्रोल डीजल हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होते हैं हमारे पास उसका एक्सपोर्ट भी हम करते हैं। पर्ल, प्रीशियस, सेमी प्रीशियस स्टोन का भी एक्सपोर्ट करते हैं हम। ड्रग फॉर्मेशन, बायोलॉजिकल्स का भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। गोल्ड एंड अदर प्रीशियस मेटल, ज्वेलरी का भी एक्सपोर्ट करते हैं। आयरन एंड स्टील का भी एक्सपोर्ट हम करते हैं, ये हमारे टॉप एक्सपोर्ट हैं बिफोर कोरोना। सर्विसेज की बात करें तो हम इंपोर्ट करते हैं बिजनेस सर्विसेज, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो हम सॉफ्टवेयर सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट करते हैं, बिजनेस सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रैवल का भी एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट का भी एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि हमारा टॉप इंपोर्ट सोर्सेज क्या है, कहां से हम इंपोर्ट करते हैं, डेस्टिनेशन क्या है भाई, टॉप इंपोर्ट सोर्सेज क्या हमारे पास, चाइना है, यूएसए है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है एंड इराक है। और अदर नोटेबल देखें आप तो स्विट्जरलैंड है, हांगकांग है, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, यहाँ सबसे हम इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो हम यूएसए हमारा बहुत अच्छा एक्सपोर्ट सेंटर है, यूएई है, चाइना है, हांगकांग है, सिंगापुर है। अदर नोटेबल्स में देखें तो यूके हो गया, बांग्लादेश हो गया, जर्मनी हो गया, नीदरलैंड हो गया, नेपाल हो गया, ये हमारे टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। तो इंपोर्ट हम वहां से करते हैं इन कंट्रीज से और एक्सपोर्ट यहाँ इन कंट्रीज पर करते हैं बेसिकली। अगर आप ट्रेड डेफिसिट देखें तो ट्रेड डेफिसिट देखेंगे तो वी हैव लार्ज ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। चाइना के साथ हमारा बहुत ट्रेड डेफिसिट है क्योंकि वहां से हम चीप इलेक्ट्रॉनिक्स और टॉयज वॉयज जो हैं वो बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं, उसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट डेफिसिट जो है, ट्रेड डेफिसिट जो है वो ज्यादा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड को बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट भाई, ठीक है, ऐसा सोचिए नहीं। स्विट्जरलैंड हो गया, उससे हमारा भी ट्रेड डेफिसिट है। मिडिल ईस्टर्न जो नेशंस हैं जो हमें ऑयल देती हैं उनसे भी हमारा ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड सरप्लस क्या है हमारा, यूएसए के साथ ट्रेड सरप्लस है, हम उसको केमिकल देते हैं, टेक्सटाइल सर्विसेज एटसेट्रा हम उसको देते हैं। यूएई के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, हम उसको टी, स्पाइसेस, टेक्सटाइल ये सब चीजें हम
बेचते हैं तो वो हमें पैसा देता है, तो हम ट्रेड सरप्लस में वहां पर। अगर देखें कि इंडिया के जो 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं वो कौन से हैं, तो हमारा यूएसए है, चाइना है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है एंड हांगकांग है, ठीक है, जिसके साथ इंडिया का बहुत ढेर सारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। तो इंडिया के 5 लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं यूएसए, चाइना, यूएई, सऊदी अरेबिया एंड हांगकांग। ये सब मैं आपको ये बता रहा हूं क्योंकि ये फैक्चुअल डेटा है, आप एक बार इसको देख लेना, तो कभी कभी पूछ भी लिया जाता है। 2018 में अगर देखें तो लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन है गुड्स का, लार्जेस्ट इंपोर्टर गुड्स का इंपोर्टर है यूएसए और इंडिया 10वें नंबर पे है। और सर्विसेज के बारे में देखें तो लार्जेस्ट इंपोर्टर है यूएसए और 10वें नंबर पे इंडिया है। तो अगर देखें गुड्स एंड सर्विसेज के इंपोर्ट के बारे में बात करें तो पहले नंबर पर यूएसए है और 10वें नंबर पर इंडिया है। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो गुड्स की अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो चाइना नंबर 1 है एक्सपोर्ट करने में गुड्स का, इंडिया नंबर 19 पर है। यहां पर हमें इंप्रूवमेंट की बहुत जरूरत है, इंडिया 19 नंबर पर है। अगर एक्सपोर्ट की बात करें, सर्विसेज के एक्सपोर्ट की बात करें तो यूएसए की सर्विसेज एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा है, इंडिया 8वें नंबर पर है सर्विस एक्सपोर्ट के मामले में। यह हुआ बात। अब अगर हम अप्रैल टू नवंबर 2020 यानी कोरोना क्राइसिस की बात करें तो टॉप 10 इंपोर्ट्स कमोडिटीज हमारी क्या थी, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गोल्ड, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स, कोल, कोक, पर्ल, प्रीशियस, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, वेजिटेबल्स, ऑयल्स एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ये 10 इंपोर्ट कमोडिटीज हैं। रट्टा नहीं मारना है, केवल एक बार देख लेना है, काम बन जाएगा, ठीक है। टॉप 10 एक्सपोर्ट कमोडिटीज क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, ड्रग एंड फार्मा का एक्सपोर्ट हम करते हैं, इसको देखिए डबल स्टार में लिखा है, ड्रग एंड फार्मा का एक्सपोर्ट करते हैं। पर्ल एंड प्रीशियस स्टोन्स, आयरन एंड स्टील, इलेक्ट्रिक मशीनरी, ऑर्गेनिक केमिकल्स, मरीन प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी ऑफ गोल्ड एंड अदर प्रीशियस मेटल्स, कॉटन, प्रोडक्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील, ये सारे हम एक्सपोर्ट करते हैं। अगर डेस्टिनेशन की बात करें, टॉप 10 इंपोर्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो चाइना हो गया, यूएसए हो गया, यूएई हो गया, हांगकांग, सऊदी अरेबिया, जर्मनी, इराक, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, सिंगापुर। अगर टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो यूएसए, चाइना, यूएई, हांगकांग, सिंगापुर, बांग्लादेश, जर्मनी, यूके, मलेशिया, नीदरलैंड। ये तो पढ़ने वाली बात हो गई। इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट डेफिसिट क्या है, अगर मार्च से नवंबर की बारे में बात करें, कोविड क्राइसिस के समय की बात करें तो चाइना से हमारा लार्जेस्ट स्टेट डेफिसिट है, वैसे भी है, इराक से है एंड सऊदी अरेबिया से है, ठीक है। एंड इंडिया हैज लार्जेस्ट ट्रेड सरप्लस विद यूएसए, हमारा यूएसए के साथ सरप्लस ही रहता है बेसिकली, बांग्लादेश के साथ भी सरप्लस है एंड नेपाल के साथ भी सरप्लस है। तो ये हो गया अप्रैल से नवंबर 2020 के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज का लार्जेस्ट टॉप 10 हमारे इंपोर्ट के डेस्टिनेशन सोर्सेज क्या है एंड एक्सपोर्ट का डेस्टिनेशन क्या है और किससे हमारा ट्रेड सरप्लस है, किससे ट्रेड डेफिसिट है। ये फैक्चुअल डेटा मैंने आपको बता दिया। दिस इज ऑल अबाउट करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट के बारे में ये पूरी बातें मैंने आपको बता दी। करंट अकाउंट में आप समझ गए हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल, जिसमें आप समझ गए हैं नेट सर्विस एक्सपोर्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसमें 2 चीजें होती हैं, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, नेट इन्वेस्टमेंट इनकम और नेट ट्रांसफर, नेट ऑफिशियल ट्रांसफर एंड नेट प्राइवेट ट्रांसफर। ये बातें आप आई होप कि अब आपको समझ में आ गई होगी। नेट इन्वेस्टमेंट इनकम में अगर आपको कंफ्यूजन होगी तो अभी कैपिटल अकाउंट पढ़ाने के बाद ये कंफ्यूजन भी आपकी दूर हो जाएगी। तो अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो उसको रखिए, अभी कैपिटल अकाउंट बढ़ाने के बाद वो भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए चलते हैं बिना देरी के कैपिटल अकाउंट की तरफ। थोड़ा तेज तो नहीं हो रहा है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर थोड़ा सा तेज हो गया तो। आप चलते हैं कैपिटल अकाउंट की तरफ। कैपिटल अकाउंट में क्या है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 पार्ट है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो हम पूंजी खाता में चल रहे हैं, चालू खाता हमने पूरा चालू कर दिया है, अब पूंजी खाता की तरफ चल रहे हैं। लोन की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे एंड बैंकिंग की बात करेंगे। तो लोन में हम पहले बात कर रहे हैं, नेट एक्सटर्नल असिस्टेंट की बात करेंगे, शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट की बात करेंगे एंड नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के बारे में बात करते हैं। चलिए भाई लिख लीजिए, आप सबसे पहले लिखना शुरू कीजिए। नेट एक्सटर्नल असिस्टेंट, इसका मतलब है रेफर्स टू ऑफिशियल सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट। ऑफिशियल जब मैं बोलता हूं तो उसका मतलब होता है सेंटर प्लस स्टेट गवर्नमेंट। ऑफिशियल एक्सटर्नल लोन्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक हो सकता है, आईएमएफ हो सकता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो सकता है, एक्सेट्रा, कहीं से भी हम लोन लेकर आए। एंड लोन रीपेमेंट बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, लोन रीपेमेंट बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि हम कितना लोन लेकर आए और लोन हमने कितना रीपे किया, ठीक है, बात आप समझ गए। तो नेट एक्सटर्नल असिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, बेसिकली हम लोन लेते हैं, किसी को हम लोन क्या ही देंगे तो हम लोन लेते हैं, तो हमारा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जितना भी लोन लेता है और कितना रीपे करना है उसको हम बोलते हैं नेट में कितना एक्सटर्नल असिस्टेंस हमने लिया है। तो हमने बाहर वालों से असिस्टेंस लिया है, तो नेट में कितना लिया है इसको बोलते हैं हम नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस। उसके बाद सेकंड है शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट। शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट का मतलब है कि पार्ट ऑफ ऑफिशियल एक्सटर्नल डेट व्हिच हैज टू बी कंप्लीटली रीपेड इन दैट करंट ईयर। तो समझिए, इस चीज को समझिए कि अगर हमने लेट्स से $100 बिलियन का पूरा हमारा नेट एक्सटर्नल असिस्टेंट है, यानी इसको हमको चुकाना है, इसको हमें चुकाना है, और हर साल हमें क्या करना है, हर साल हमें $10 देकर हमें चुकाना है। तो जो करंट ईयर चल रहा है उसमें हमें कितना डॉलर चुकाना है, $10 चुकाना है।
ये $10 क्या है, ये $10 है शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट। शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट का मतलब ये है कि पार्ट ऑफ ऑफिशियल एक्सटर्नल डेट विच हैज टू बी कंप्लीटली रीपेड इन दैट करंट ईयर, जिसको हमें करंट ईयर में रीपे करना है। लेट्स से हमने 5 कंट्रीज से कुछ लोन लिया है, तो जो इस साल उसका जितना भी पार्ट रीपे करना है उसको क्यूमुलेटिव क्या बोलते हैं हम, शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट। इतना शॉर्ट टर्म के लिए हमको एक्सटर्नल डेट मिला है क्योंकि इसको अभी रीपे भी करना है, ठीक है। तीसरा है नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो होती हैं, दे आर द कमर्शियल लोन टेकन बाय द कंपनीज फ्रॉम फॉरेन बैंक्स। तो अगर गवर्नमेंट क्या करे, बाहर से लोन ले, तो उसे हम बोलते हैं नेट एक्सटर्नल असिस्टेंट। लेकिन वही चीज प्राइवेट सेक्टर करे, तो अगर कोई कंपनी बाहर यानी फॉरेन बैंक से अगर लोन लेना चाहती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। समझिए इस चीज को, कमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल बोरोइंग तो है, एक्सटर्नल असिस्टेंट तो है, लेकिन कमर्शियल बोरोइंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारा कमर्शियल सेक्टर बेसिकली कंपनीज जब बाहर फॉरेन बैंक से पैसा लेती हैं तो उसको हम बोल रहे हैं नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो गवर्नमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ले तो उसको आप बोलिएगा नेट एक्सटर्नल असिस्टेंट। उसको आप ये नहीं बोल सकते कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर टेकिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, गलत हो जाएगा, नेट एक्सटर्नल असिस्टेंट होगा, ठीक है। एंड दिस इज नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। कमर्शियल बोरोइंग कौन लेगा, कंपनीज जब लोन लेंगी तो उसे बोलेंगे हम नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज नेट कैपिटल, इसको समझ लीजिए फिर हम वो पूरा ही समझ लेंगे। तो अगर मैं चलो चार्ट पर चलूं भी तो आपने ये तीनों चीज समझ ली। तो कैपिटल अकाउंट में हम लोन लेकर आते हैं, किसी को लोन देते भी हैं, तो लोन का जो नेट इंपैक्ट है वो अगर हम देखें तो नेट एक्सटर्नल असिस्टेंट मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कितना लोन लेकर आई और कितना उसको रीपे करना है। शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट का मतलब है कि इस साल हमको कितना रीपे करना है, शॉर्ट टर्म में कितना रीपे करना है। अच्छा, इसमें ये भी सोचिएगा कि हमको अगर रीपे करना है तो हमको कुछ शॉर्ट टर्म में मिलने भी वाला होगा। अगर हमने किसी को लोन दिया है तो वो लोग हमें चुकाने वाले भी होंगे, तो हमें नेट में कितना हमें पैसा देना है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट हो गया। एंड नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग यानी प्राइवेट सेक्टर जो है, कंपनीज जो है वो फॉरेन बैंक से कितना लोन लेकर आती हैं, और अगर यहाँ के लोग फॉरेन बैंक से लोन लेकर आ सकते हैं तो बाहर वाली कंपनीज इंडियन बैंक से जो है वो पैसा लेकर जा सकते हैं लोन में, तो उसका नेट इंपैक्ट कितना होगा, वो नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग उसको कहेंगे। तो बेसिकली हमने लोन में $16 बिलियन पैसा लाया। अगर 2018 की बात करें, $16 बिलियन का हमने पैसा लेकर, नेट में हमने पैसा लेकर आया। अब बात करते हैं बैंकिंग की। अगर हम चलिए बैंकिंग की बात करते हैं, जिसमें हम नेट बैंकिंग कैपिटल की बात कर लेते हैं। तो नेट बैंकिंग कैपिटल अगला हेडिंग है। इसमें मान लीजिए एग्जांपल मानिए एनआरआई डिपॉजिट्स। एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंस इंडियन, यानी इंडियंस हैं पर वो नॉन रेजिडेंस है, मतलब 182 दिन से कम रहते हैं इंडिया में, तो नॉन रेजिडेंस इंडियन है। अब नॉन रेजिडेंस इंडियन क्या कर सकते हैं कि अब हमारे इंडिया में बैंक अकाउंट खुलवा के अपना पैसा वहां पर रख सकते हैं, और ऐसा वो इसलिए करेंगे क्योंकि समझिए इस चीज को। अच्छा, बाहर जो बैंक्स होते हैं वो बहुत कम इंटरेस्ट रेट आपको देते हैं। तो अगर आपने डिपॉजिट अपना करवाया या फिक्स डिपॉजिट बनवाया तो आपको 2 से 3% का जो है वो पैसा रिटर्न आपको देंगे। लेकिन इंडियन बैंक्स में अगर आप जाएंगे एफडी करवाएंगे तो आपको 6 to 7 या 8% का आपको रिटर्न मिलेगा। तो रिटर्न अच्छा मिलता है। तो एनआरआई क्या करते हैं, जैसे मैं अगर बाहर रहता हूँ, यूएसए में अगर मैं बाहर रहता हूँ और यूएसए में रहने की वजह से वहां पर मैंने कुछ भी इनकम कमाया, वो जितना भी मैंने पैसा कमाया, मैंने सोचा कि ये पैसा वहां की बैंकों में रखूंगा तो मुझको घाटा हो जाएगा, 2 से 3% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा मुझको। तो मैं क्या करता हूं, इंडिया में जाकर अपना एक बैंक अकाउंट खुलवाता हूं, वहां पर मैं अपना पैसा रखता हूं, तो वहां पर मुझे 7 to 8% रिटर्न मिलेगा। तो ये क्या है, नेट बैंकिंग कैपिटल है। कैसा है, बैंकिंग कैपिटल। तो अगर यहाँ के लोग ऐसा कर सकते हैं, हम बाहर से लोग ऐसा कर सकते हैं, नॉन रेजिडेंस इंडियन अपना आके अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो बाहर वाले भी सेम चीज हमारे साथ कर सकते हैं। तो नेट बैंकिंग कैपिटल में क्या होगा, रेजिडेंस ऑफ वन कंट्री आर हैविंग लॉन्ग टर्म बैंक डिपॉजिट्स इन अनदर कंट्री। तो वो नेट में कितना है, अगर उसको हम देख लें तो क्या है, नेट बैंकिंग कैपिटल है वो। समझ गए इस चीज को, समझ गए, एनआरआई के एग्जांपल से आपको समझ में आ गया बेसिकली। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये है कि आप बैंकिंग अगर देखें तो बैंकिंग में हमारे पास $7 बिलियन का पैसा आया नेट बैंकिंग कैपिटल के नाम का। तो नेट बैंकिंग कैपिटल के नाम पर कितना पैसा आया, हमारे पास $7 बिलियन पैसा आया। अब क्या बचा, इन्वेस्टमेंट बचा। इन्वेस्टमेंट में हम बात करेंगे नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, जो कि 2 टाइप के होते हैं, एफडीआई एंड एफपीआई। ये 2 टाइप के होते हैं और इसको कंप्लीट करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो ऐसा हम करते हैं कि यहां तक अगर आपने कैपिटल अकाउंट में 2 चीजें समझ ली हैं, लोन एंड बैंकिंग समझ लिए, इन्वेस्टमेंट अगले लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम एफडीआई की बात करेंगे और एफपीआई की बात करेंगे। और कैपिटल अकाउंट खत्म करने के बाद हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद हम बात करेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो क्राइसिस हुई है इंडिया में 3 बार, वो 3 बार कौन से इंस्टांसेस है, और उसको खत्म करने के बाद इस यूनिट को क्लोज कर देंगे।
ठीक है, तो आई होप कि आपको यहां तक सबको समझ में आया होगा। अगर स्पीड थोड़ी सी ज्यादा लग रही हो आपको तो आप मुझे बताइएगा, मैं थोड़ा सा स्पीड कम भी कर दूंगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, आप आराम से पूछ सकते हैं, निश्चिंत होकर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम में अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो वहां पर आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं और मुझसे सवाल अपने पूछ सकते हैं। मैं आपके जितनी भी क्वेरीज हैं सबको रिजॉल्व कर दूंगा। आई होप कि आपको यहां तक सब कुछ, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।